आज हम एक ऐसी कहानी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो परिवार और हमारी खुद की पहचान को बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। सोच कर देखिए, एक 39 साल पुराना दिल दहला देने वाला राज जो एक एक करके खुलता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस भावनात्मक सफर की गहराई में उतरते हैं। कैसा महसूस होगा अगर अचानक पता चले कि किसी का पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी जिंदगी प्यार पे नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर टिकी थी। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम इसी कांटेदार रहस्य की एक एक परत हटाएंगे और समझेंगे कि एक जीवन के इस टूटे हुए धागे को आखिर जोड़ा कैसे जाता है। ये कहानी है नित्या सेन की, 39 साल की एक बेहद सक्सेसफुल लॉ फर्म पार्टनर, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने खुद को भावनाओं से, आप कह सकते हैं, पूरी तरह काट लिया है। अपने माता पिता गीता और प्रकाश के निधन के बाद वो लवडेल रोड के मकान नंबर 47 में आती हैं। कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक है, उस मकान को जल्दी से खाली करना। लेकिन अक्सर घर के उन्हीं हिस्सों में सबसे बड़े राज छुपे होते हैं जहां जाने की मनाही होती है ना? मकान की छत पर एक ऐसी ही धूल भरी जगह थी जहां बचपन में नित्या को जाने से हमेशा रोका जाता था। वहां उन्हें मिलता है एक स्टील का ट्रंक, उस पर एक हरे रंग का पित्तल का ताला लगा था। और इसकी चाबी कहाँ थी? उनकी माँ गीता के ज्वेलरी बॉक्स के वेलवेट के ठीक नीचे छिपी हुई। जब नित्या उस ट्रंक को खोलती हैं तो अंदर रखी चीजें किसी की भी दुनिया हिला सकती हैं, खासकर एक नवजात बच्चे की तस्वीर। इस तस्वीर के पीछे लिखी हुई डिटेल्स बिल्कुल चौंकाने वाली थीं। लिखा था 17 अक्टूबर 1985, रात 3:12, वजन 3.2 किलो। अब हैरानी की बात यह है कि ये बिल्कुल वही डिटेल्स हैं जो नित्या के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमेशा से थे। पर सबसे बड़ा झटका तो आगे था। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि नित्या की मां गीता सेन है, लेकिन ट्रंक से मिले उस हॉस्पिटल सर्टिफिकेट पर मां का नाम कुछ और ही था, एलिया फर्नांडिस। सोचिए उस पल को, नित्या का गीता की बेटी होने का पूरा वजूद ही जैसे एक झूठ का पुलिंदा निकला। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब मिलता है ट्रंक में रखी नित्या के पिता प्रकाश की 1985 की एक डायरी में। ये वक्त का पहिया उस दर्दनाक सच को पूरी तरह खोलकर रख देता है। 1982 में प्रकाश ने एक अनमैरिड कैथलिक महिला आलिया से भागकर शादी की। फिर 1984 में उनका एक बच्चा गिर गया। उसके बाद अप्रैल 1985 में प्रकाश की कजन गीता ने एक बेहद कठोर सौदा किया और इस सब के नतीजे के रूप में अक्टूबर 1985 में नित्या का जन्म हुआ। इस डायरी का एक हिस्सा बिल्कुल वैसे ही सुनाता हूं जैसे लिखा था। ध्यान से सुनिएगा। उसने सिर्फ एक चीज मांगी कि आलिया कभी बच्ची को नहीं देखेगी। मैं मान गया, मैं कायर हूं। इन शब्दों का बोझ आप महसूस कर सकते हैं। ये वही सौदा था जिसके जरिए गीता ने प्रकाश को और नित्या को अपना बनाने की कीमत वसूली थी। प्रकाश की डायरी का अंत उनकी खुद की नाकामी और इस दर्दनाक संदेश के साथ होता है। वो लिखते हैं कि उन्होंने एक औरत को दफन करके दूसरी से शादी कर ली और बच्ची सच्चाई जानने की हकदार है। उनके ये आखिरी शब्द नित्या के अंदर जैसे एक आग लगा देते हैं और ये आग उन्हें तुरंत सिर्फ 7 मिनट पैदल चलकर अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। और वो 7 मिनट का सफ़र उन्हें यहाँ लाता है, 23B लवडेल रोड। एक पुराना रंग उड़ा हुआ पीला बंगला, आंगन में एक नीम का पेड़ और प्लास्टिक की कुर्सी पर मटर छीलती हुई एक औरत। इस दृश्य की गहराई को समझिए। जब नित्या ने उस औरत यानी आलिया की आंखों में देखा तो किसी डीएनए या सबूत की जरूरत नहीं बची थी। उन आंखों का आकार, उनका रंग, सब बिल्कुल नित्या के अपने थे। यहाँ आकर प्यार की परिभाषा ही बदल जाती है। एक तरफ गीता का प्यार था, एक ऐसा प्यार जो पूरी तरह शर्तों पर टिका था, जो नित्या को बस एक हासिल की हुई चीज या ट्रॉफी मानता था। और दूसरी तरफ आलिया का प्यार, एक बिल्कुल शांत, बिना किसी शर्त का बलिदान, जिसमें उन्होंने दूर से ही अपनी बच्ची को बड़ा होते देखा, पर कभी किसी भी चीज पर अपना हक नहीं जताया। सच के ये कुछ निशान इस झूठ का पर्दा फाश करते हैं। एक पुरानी धुंधली सी शादी की तस्वीर, एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, और इन सब में सबसे दिल छू लेने वाली चीज, बच्ची के बालों का एक गुच्छा जो लाल रिबन से बंधा था। ये वही बाल थे जो प्रकाश ने हॉस्पिटल की पार्किंग में जल्दबाजी में काटे थे, इससे पहले कि नित्या को हमेशा के लिए आलिया से छीन लिया जाता। ये चीजें उस दर्द को बिल्कुल जिंदा कर देती हैं। पर एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, आलिया ने इसके खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी?
इसकी वजह थी 1985 का सामाजिक और कानूनी ढांचा। एक अकेले रहने वाली, आर्थिक रूप से कमजोर कैथोलिक महिला के पास उन पैसे वालों और उस सम्मानित परिवार से लड़ने की कोई ताकत ही नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो बच्ची को इतनी दूर भेज दिया जाएगा कि वो इसे दूर से भी नहीं देख पाएंगी। अब इस भयंकर सच के सामने आते ही नित्या की जो हालत होती है वो किसी अफरा तफरी से कम नहीं थी। वो भागकर वापस मुंबई चली जाती हैं, अपने लॉ फर्म के काम में इस कदर डूब जाती हैं कि एक ही महीने में 220 घंटे बिल कर डालती हैं। ये उनकी सच्चाई से भागने की एक भयंकर कोशिश थी, पर जाहिर है उन बीती हुई यादों और उस लाल रिबन वाले बालों ने उनका पीछा कहाँ छोड़ना था। पर फिर एक पल आता है जब सब कुछ ठहर जाता है। उनकी थेरेपिस्ट उन्हें एक ऐसी बात बोलती है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। वो कहती है, तुम एक झूठ नहीं हो, तुम वो इंसान हो जिसके साथ झूठ बोला गया था। बस इस एक वाक्य ने नित्या की दुनिया बदल दी। यही वो पल था जब उन्होंने भागना बंद किया और पहली बार अपने टूटे हुए हिस्सों को सीखने और जोड़ने के बारे में सोचा। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। एक टूटा हुआ इंसान जिसका पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया गया हो, वो अपनी पहचान नए सिरे से आखिर कैसे बनाता है? यहाँ से हमारा ये विश्लेषण एक दुख भरे इतिहास से आगे बढ़कर खुद को ठीक करने और एक नए अस्तित्व को बनाने की दिशा में जाता है। नित्या का अगला कदम सच में मजबूत था। वो वापस लवडेल रोड आती हैं और इस बार वो उस डेवलपर के 2.8 करोड़ रुपए के ऑफर को पूरी तरह ठुकरा देती हैं। वो हाउस 47 को न बेचने का फैसला करती हैं। वो वापस आलिया के पास उस नीम के पेड़ के नीचे रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर आकर बैठ जाती हैं। इस बार वो इस सच्चे और बिना शर्त वाले प्यार को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। 99.99% ये उनके एक साथ करवाए गए डीएनए टेस्ट का नतीजा था। देखिए, इसने विज्ञान के तौर पर सच्चाई तो मुंह पर रख दी थी, पर असली सच तो इन दोनों महिलाओं ने 23B की एक छोटी सी किचन में हंस हंस कर खुद बनाया था। ये रिपोर्ट तो बस उन तक पहुंचने का एक रास्ता भर थी। और अब उस पुराने स्टील के ट्रंक का मतलब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो किसी झूठ का कैदखाना नहीं रहा, बल्कि उसमें नए और सच्चे हुए रिश्ते जुड़ चुके थे। वही डीएनए रिपोर्ट, थेरेपिस्ट का वो टर्निंग पॉइंट वाला नोट और उन दोनों माँ बेटी की मुस्कुराती हुई एक बिल्कुल नई तस्वीर। वो ट्रंक अब एक रोशन और अपनाए हुए सच की नींव बन गया था। घर के पोर्च पर बैठकर जब नित्या ने अपनी नई माँ से बातें की तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। मुझे लगता था परिवार वो है जो हमें विरासत में मिलता है, पर अब मुझे लगता है कि परिवार वो है जिसे हम खुद बनाते हैं। और यकीन मानिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। रिश्ते और परिवार कोई जन्म सिद्ध ठहराव नहीं, बल्कि एक खूबसूरत निर्माण होते हैं। और इसके साथ ही हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। पहचान कभी कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता। ये एक ढांचा है, जैसे ईंट दर ईंट एक एक राज खुलने से और एक एक सच जानने से बनाया जाता है। कैसा होता होगा इतने सालों बाद अपनी पूरी कहानी बदलना और अपना अस्तित्व फिर से बनाना। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर आपके लिए परिवार की असली परिभाषा क्या है। खैर, इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए किस्से और उसकी गहराइयों के साथ।